हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 में आज पूरे अब 5 मंथ्स बच रहे हैं। आपके 7 अगस्त को आप जान रहे हो कि आपका 7 अगस्त को एग्जाम होना है। तो आपके पास टोटल 5 मंथ्स हैं। उस 5 मंथ्स में आप क्या करोगे नहीं करोगे इसके संबंध में कुछ कैंडिडेट का डिमांड हमेशा इन नंबर ऑफ डिमांड्स रहता है। तो ऑब्वियसली है, मैं हर इंडिविजुअल का फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब हर स्मॉल स्मॉल इशू को लेकर के नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड में हमको लगता है या जो किसी कैंडिडेट का जेन्यून डिमांड होता है, तो मैं कोशिश करता हूं उसको फुलफिल करने का, उसको उसके ऊपर वर्क करने का। तो ये है कि आपका जो 5 मंथ्स है उसमें क्या करें और ना करें, ये हर वो जगह जो होता है डूज एंड डोंट्स होता है। आप जॉब में भी जाओगे तो फॉर एग्जांपल CCS आप पे लागू होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स आपके ऊपर लागू होगा। इनफैक्ट जो भी सिविलियन में होते हैं तो उनके ऊपर CCS का रूल लागू होता है, हर के लिए अलग अलग होता है। अब ऑब्वियसली है गेस्टेड ऑफिसर है तो उनके लिए रूल्स अलग हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में है उनके लिए रूल अलग है। फिर आप जो ग्रुप बी ग्रुप सी या जो लोअर लेवल के हैं, या फिर उसमें भी कुछ जो है एडहॉक बेसिस पे हैं, तो हर के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से हर वो चीज में होता है, डूज इंपॉर्टेंट है लेकिन एट द सेम टाइम डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है ये तो आपको जानना ही चाहिए कि डू दिस थिंग्स की। जस्ट इमेजिन करो कि घर में बोलते हैं कि हाँ ये करना है ये करना है, लेकिन ये नहीं करना है। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना कि चलो खेलने के लिए तुम जा सकते हो, यहाँ यहाँ जा सकते हो, या लेकिन इस जगह पर प्लीज मत जाना, यहाँ दिक्कत है या जो भी है। कभी जैसे आप टूर पे जाते हो कुछ वगैरह जगह, तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है ये चीज करोगे लेकिन प्लीज ये नहीं करना। इनफैक्ट जैसे गांधी जी ही जा रहे थे जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो उनके मदर ने बोला कि देखो अब जा तो रहे हो, ऑब्वियसली है समुद्र पार जाना जो हमारी सोसाइटी है, उस समय का सोसाइटी उस समय मना था, लेकिन फिर भी जा रहे हो तो ये सारी चीजें कुछ कुछ मत करना, नॉनवेज नहीं खाना, ये सारी तो डूज है, ठीक है, डोंट्स भी है। सेम सिचुएशन आप जब प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम का कर रहे हो तो आपके डूज होते हैं और डोंट्स होते हैं। और जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। आप देखोगे सिविल सर्विसेज में जो भी जाते हैं, जो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं से लेकर के और एक प्यून भी बनना चाहते हैं, तो सबको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये होता है कि आप यदि अपर लेवल में जा रहे हो तो उस अनुसार आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। दिस इज ट्रू कि जो टॉप पोस्ट के लिए होते हैं उस अनुसार उस रेशियो में जो कंपटीशन होता है वो उसी स्टैंडर्ड के लोगों में होता है। अब जस्ट एग्जांपल लो, किसी भी एग्जाम में फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट हो या जो भी है, मैं समझता हूं कि एक्चुअल में बहुत बार घबराहट होती है कि 3 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, या सिविल सर्विस में 10 लाख फॉर्म, 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो 5 लाख अपियर हो रहे हैं, और उस 5 लाख में एक्चुअल में कंपटीशन 1 लाख में ही है। इनफैक्ट अच्छे से मैं कहूँ तो 50,000 में ही है। तो जितने एक्चुअल में फॉर्म भरते हैं, मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे कैंडिडेट इन द सेंस कि आपने मेहनत करी है, अच्छा और बुरा कोई कैंडिडेट उस सेंस में नहीं होता है। कोई बहुत अच्छा है 10th में 98%, 12th में 93% लाया, उसके बाद भी हो सकता है नहीं वो क्वालिफाई करे। तो इस कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि जो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजों को कर रहा है, तो वो एक अच्छा कैंडिडेट माना जाता है। तो जो कैंडिडेट ने अपना टाइम दिया है सीरियस रूप से, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल, तो उनका एक्चुअल में कंपटीशन जितने फॉर्म भरते हैं उसमें से 10% के आसपास में ही होता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि फॉर्म एक्चुअल में 3 लाख लोगों ने यदि भरा है, 3 लाख लोगों ने यदि फॉर्म भरा है, तो एक्चुअल कंपटीशन जो है वो 30,000 पीपल में ही है। और एग्जाम सपोज दे रहे हैं कितने, मान के चलो कि 1 लाख एग्जाम दिए, तो 1 लाख दिए एग्जाम, तो एक्चुअल में इसके क्या है 30% हुए। टोटल फॉर्म जो भरे उसके सपोज 10%, और जो एग्जाम सपोज दे रहे हैं उसके 10% 12%, इस आसपास में, ये सॉरी, जितने एग्जाम दे रहे हैं उसके
20%, 25%, 30% यही मैक्सिमम कंपटीशन होता है। बाकी जो कैंडिडेट होते हैं उसमें एक्चुअल में आपका कंपटीशन उन लोगों में नहीं होता है। वो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म के लिए भरते हैं कि हाँ, एटलीस्ट ये बता सकें कि हम भी कैंडिडेट हैं। आप हल्के में मत लो। आप ये जनरली देखो, हर वो ईयर में देखना, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको आप जानते हो कि वो मार्क्स नहीं ला पाते हैं, इन द सेंस कि सपोज कट ऑफ 100 और 5 गया है, तो उनका एक्चुअल में 25 मार्क्स मात्र आएगा, 30 मार्क्स आएगा। पेपर 2 में 50 मिनिमम कट ऑफ है, तो वो 20 ला रहे हैं, 25 ला रहे हैं, 30 ला रहे हैं, 40 ला रहे हैं। इस ढंग से सिचुएशन होता है। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, कंपटीशन आपके लिमिटेड में होते हैं। तो सबसे पहले हम डूज यदि देखें इस इन 5 मंथ्स में, तो डूज में क्या क्या करना है। डूज में सबसे पहले है कीप सिलेबस इन माइंड। ऑलवेज अपने सिलेबस को माइंड में रखें। इनफैक्ट वन पेज का जो, या आइदर प्रिंटेड या फिर अपने जो नोटबुक जो मेन है उसमें लिख करके रखो कि अच्छा अच्छा ये चीज है। अब हालांकि हम पहले ही आपको ये चीज बता चुके हैं कि सिविल सर्विसेज का यदि मेंस देखो तो उसमें सिलेबस प्रॉपर तरीका से डाइसेक्ट किया हुआ है, प्रॉपर डिवीजन किया हुआ है कि ये चैप्टर, ये एक तरह से ये टर्म्स, ये टॉपिक पूछे गए हैं। लेकिन आप यदि सिविल सर्विसेज का प्री देखो या असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्जाम देखो, जस्ट आपके फ्यू लाइंस में सिलेबस दिए हुए हैं, तो वो सिलेबस एग्जैक्ट आपको नहीं। अब यदि इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है, तो इंडियन हिस्ट्री का ये नहीं वो लिखे हुए ना कि ये बुक आपको कंसल्ट करना है या पार्टिकुलर ये सिलेबस है, नो। उसमें एक तरह से इंडियन हिस्ट्री लिख दिया गया, इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एक तरह से। तो वो आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, वो पूरे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड सिर्फ लिखा हुआ है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरा पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ना है। अब वो बर्किना फासो के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो फिर सो आपका यूक्रेन के पड़ोसी क्या है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट डेवलपमेंट और जो साइंस के बेसिक्स हैं, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो अभी लेटेस्ट जो इसरो मिशन को लॉन्च कर रहा है उसके बारे में भी पूछ देगा। तो आपका इन ब्रॉड वे में सिलेबस को पास में ध्यान रखो, पहला बात। दूसरा, आपको डूज में प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर में एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज यदि ये करते हो, इन द सेंस कि डायरेक्ट एज सच उठा करके नहीं दिया जाता है, एक्सेप्शन केसेस में आपको दिया जाता है। कुछ ईयर में देखोगे कि कभी कभी होता है कि डायरेक्ट उठा करके प्रीवियस ईयर से दे दिया गया है, लेकिन इन जनरल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके नहीं देते हैं, लेकिन उसका सो कुछ पॉइंट उससे मिलते जुलते आपको दे देते हैं। तो एटलीस्ट वो वाला गलत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, आप सिलेबस को ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट जो है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स का पेपर एटलीस्ट आप एकदम प्रॉपर तरीका से इसको करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सिविल सर्विसेज जो सीएससी है उसका प्री का जो है, उसका पेपर 1 का और पेपर 2 का जो क्वांट रीजनिंग वाला है वो करना है आपको, तो वो भी करोगे। लेकिन आपका एटलीस्ट असिस्टेंट कमांडेंट का 10 ईयर्स के पेपर पे फुल कमांड होना चाहिए। उसके बाद ये है, जो डेली आपका रूटीन होना चाहिए, डेली उसमें पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस का मिनिमम टारगेट रखो कि 50 क्वेश्चंस हमको हर हाल में सोल्व करना है। हाँ, अब कुछ कैंडिडेट हो कि ऐसा करते हो कि हम चलो हर वीकेंड में 125 का पूरा सेट सोल्व करते हैं, यानी टेस्ट दे रहे हैं जो भी एक सेट, और बाकी दिन हम, तो बाकी दिन आप ये कर सकते हो कि 25 क्वेश्चन मिनिमम सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो भी अभी इधर जूम में जो पेड प्रोग्राम वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनको मैं जूम सेशन डायरेक्ट ये करता हूँ, मैं हर कैंडिडेट को अवसर देता हूँ कि अच्छा चलो आप ये बताओ, आप ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इससे रिलेटेड लिंक ये करने की कोशिश। तो उस ढंग से मिनिमम 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपका होना चाहिए। लेकिन सपोज आप वीकेंड में 125 का पूरा सेट सोल्व कर रहे हो, तो आपके 25 क्वेश्चन भी डेली करोगे तो आपका काम चलेगा। हर क्वेश्चन जितना सोल्व करते हो, तो उसको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उससे कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करो। तो वो 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन वो कम नहीं होते हैं। मेयर नंबर ऑफ क्वेश्चन मायने नहीं रखता, वो उसको जितना एक्सप्लोर करोगे, कनेक्शन स्टेब्लिश करना, और ये प्रैक्टिस में डेली शामिल करोगे, तो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू। फिर आपका जो है ये करना है कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 में क्या है, आइदर
टेस्ट आप लिखते हो दैट्स फाइन, ऑब्वियसली टेस्ट पर हम आएंगे आगे, लेकिन 1 से 2 टॉपिक डेली, कोई भी टॉपिक लो और उस पर आइदर उसको लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो इन द सेंस आइदर राइट द टॉपिक, और या फिर उसका माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप, फॉर एग्जाम्पल माइंड मैप आप कैसे बना सकते हो? अब यूक्रेन है, यूक्रेन पे इन नंबर मान लीजिए वॉर हो रहा है, तो सपोज आप बैठे तो ये करो कि इंडिया सपोज न्यूक्लियर पॉलिसी, और या इंडिया नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी, एनएफयू जो है नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, तो शुड इंडिया रिवाइज इट्स और इट, और should India invest more in nuclear weapon, or it should invest in more in long range missile, or should India work on its own defense मैन्युफैक्चरिंग? अब फॉर एग्जांपल हम टैंक से लेकर के हर वो चीज पे रसिया पे डिपेंडेंट है, तो इंडियाज डिफेंस सेल्फ सफिशिएंसी, या जो है इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर है कि इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमैनिटी, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन इकोनॉमी। ये अब फॉर एग्जांपल सपोज कल 8 मार्च है, 8 मार्च को विमेन्स डे मनाया जाता है, उसके बारे में आप ये लिखोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन shaping the society, contribution of women in shaping the family, or education and women, how education of women can help to shape the future society, new women, how they are, whether we are providing them enough opportunity to grow। तो जो कोई भी 2 टॉपिक आप जैसे न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, तो जितने भी पढ़ते हो उसको 1 या 2 टॉपिक कोशिश करो, उसका माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। यदि आप लिख सकते हो तो फाइन। अब कोई ऐसे पर्सन को या तो आप फाइंड करो, कोई आपके रूममेट है या उस ढंग से कोई है, या तो डेली चेक कर सकते हैं। डेली ऑब्वियसली बात है कि ऑलमोस्ट पॉसिबल डेली चेक करने के लिए संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। उसमें 2-3 पॉइंट्स आप ब्लैंक पेज दो, उसमें पूरे स्ट्रक्चर नहीं बना, पूरा राइटिंग नहीं लिख सकते हो तो उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करने का कोशिश करो। ये यदि रेगुलर रूप से ऐसा करने की करते हो तो मैं समझता हूँ आप 1 महीने जस्ट उसको कर करके देखो तो आप में बहुत सुधार आएगा। ठीक है, फिर बेसिक्स आपको जैसे पेपर 2 में ग्रामर वगैरह को आपको एकदम प्रॉपर रखना है। फिर आपको डूज में है कि टेस्ट, टेस्ट आप ये एटलीस्ट आप हर वीकेंड हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हर अल्टरनेट वीकेंड में जरूर लिखो। ठीक है, अल्टरनेट वीकेंड में आप ये जरूर लिखने की कोशिश करो। उसके बाद जो भी आपको लर्निंग होती है, जो भी फीडबैक होता है, चाहे आपका पेपर 1 में हो, पेपर 1 में आपने 125 में से सपोज 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 25 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। अब वो 25 क्वेश्चन क्यों आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ? क्या कंसेप्ट की कमी थी? क्या टाइम आपको नहीं मिला था, या फिर आप किसी पॉइंट्स में कंफ्यूज थे, या फिर जो आप मान के चलो कि हाफ क्वेश्चन जानते थे और हाफ में आपको प्रॉब्लम था, या मान लीजिए 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें एक में आपको डाउट था। ये तो उसको इस 25 क्वेश्चन को देखो। अब इसमें मान के चलो 100 आपने किए, तो उसमें सपोज 60 सही हुए और 40 गलत हुए, या 70 सही हुए और 30 गलत हुए, या 75 सही हुए 25 गलत हुए, या 80 सही हुए, सॉरी 80 सही हुए और 20 आपके गलत हुए। तो क्या सिचुएशन है, इसको एनालाइज करो कि गलत हुआ तो क्यों हुआ, या कुछ क्वेश्चंस जो सही हुए, जो डाउटफुल आपको एक्चुअल में लग रहा था, वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट, वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट, उसमें या 2 ऑप्शन जिसमें एलिमिनेट कर दिए, तब उस जो करेक्ट भी हुआ जिसमें डाउटफुल है उसको भी एनालिसिस करो, देखो समझो। पेपर 2 है तो आप फीडबैक लो जिनसे भी आप ये करवा रहे हो। उसके बाद है हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ऑलवेज बिलीव यू ऑन योर सेल्फ कि हम कर सकते हैं। जो करने वाले मार्स से नहीं आ रहे हैं, मून से नहीं आ रहे हैं, वो जो भी है आपके हमारे बीच से ही निकल रहे हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपके। शायद हो सकता है आप लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल से लेकर के इमोशनल सपोर्ट या जो भी है, बट कहीं ना कहीं अपने को जो आपकी कमजोरी है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, और ऑलवेज इट इज सेड कि पॉजिटिविटी को निगेटिविटी से अधिक रखोगे
तभी आपका रिजल्ट होता है, तभी आप प्रॉपर तरीका से आउटपुट दे सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं कि आपके डूज में है कि कीप इन माइंड द बेसिक सिलेबस, ऑब्वियसली इवन इफ इट इज नॉट इंडिविजुअली bifurcated or not individually explained, but still keep in rough estimation what all is given in the prospectus or the detailed application, means detailed form, or previous year paper must 10 years do daily at least 50 questions in paper 1, either write or mind mapping two topics in paper 2। हाँ, और एक और जो है एडिटोरियल, आप इनफैक्ट जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो उसी के आधार पे माइंड मैपिंग करो। तो जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो भी आपका काम हो रहा है, और टेस्ट एंड इवेल्युएशन आपका, और उससे लर्न करो और कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये आपके डूज में हो गए। अब हम डोंट की बात यदि देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डोंट है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो नहीं करना में क्या है कि जो आपका र्यूमर पे मत जाओ। बहुत सारी चीजें डेली र्यूमर चलते रहता है। बहुत बार कुछ एक कैंडिडेट हैं, अब ऑब्वियसली हर की अपनी अपनी प्रॉब्लम। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी को उस लेवल से क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इट्स बेटर कि आप किसी चीज के बारे में सोचते रहने से अच्छा है उसको आप एग्जीक्यूट करो। जस्ट र्यूमर में होता है कि मर्ज हो जाएगा, क्या अगले साल से मर्ज हो जाएगा, अभी से मर्ज हो जाएगा। जिस दिन मर्ज हो जाएगा उस दिन की बात करो। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी सिचुएशन हो, आपको करना है, वर्क करना है। इस वर्स्ट केस में इस एग्जाम में नहीं होगा, किसी और में मेहनत आपका कहीं भी बेकार नहीं जाएगा। तो फॉरगेट अबाउट कि मर्जर होगा नहीं होगा, एसएसबी लागू होगा नहीं होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज हो जाएगा नहीं होगा। इन चीजों पे मत जाओ। बहुत सारे चीजों में हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करें, साथ साथ में हम ये करें, गैंगमैन का भी तैयारी कर दें, रेलवे एनटीपीसी भी भरे हुए हैं, एसएससी भी भरे हुए हैं, सर क्या हम इक्वली टाइम दें, सीट कितना आएगा नहीं आएगा, क्या आपको लगता है कि सर सीट ज्यादा आएंगे, सिविल सर्विसेज में इस बार ज्यादा आए तो हम उसी अनुसार असिस्टेंट कमांडेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोंट गो अबाउट ऑल दैट रूमर्स। किसी भी एग्जाम में आपके मैंने देखा हुआ है कि कुछ एग्जाम में जैसे 60,000 70,000 सपोज टीचर के वैकेंसी आते हैं यूपी में, पुलिस के वैकेंसी 30,000 40,000 आते हैं। बहुत सारे मैंने देखा, माई ऑन स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट का जोश में तैयारी करने आए थे, लेकिन बहुत लोग का फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था। इलाहाबाद में आप जब जाओगे, इलाहाबाद पटना छोटे छोटे बहुत सारे उस लेवल के शहरों में जाओगे जहाँ से रूरल बैकग्राउंड से बहुत लोग आते हैं, तो कुछ एरिया में बहुत पैथेटिक कंडीशन होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने बल्क में, चलो पुलिस में आया तो उसमें ज्वाइन कर लिए। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो पुलिस का ही टारगेट रख रहे थे, वो सेलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ही वो रख रहे थे। लेकिन बहुत सारे थे असिस्टेंट कमांडेंट का टारगेट रख रहे थे, तो नॉर्मल पुलिस में हो गया। कुछ जो है वो दरोगा में सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं और से। तो र्यूमर पे मत जाओ, आप अपना वर्क करो, जो होगा उस समय सोचा जाएगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि होगा तो सबके लिए होगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि पेपर 2 में कल के डेट में जो ये कर दे कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज जानना जरूरी होगा, और 30 मार्क्स का जो होगा एक फॉरेन लैंग्वेज। तो जब हो जाएगा तो आप सीख सकते हो, बेसिक आप सीख सकते हो, आपको टाइम दिया जाएगा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। आप फ्लुएंटली नहीं होगे, लेकिन 30 नंबर में 10 नंबर तो ला, 5 नंबर ला सकते हो, 2 नंबर तो ला सकते हो, इतना तो आप सीख ही सकते हो। और आपके चॉइस का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाइनीज नहीं सीख रहे हो, ठीक है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, तो आप फ्रेंच सीख लिए, फ्रेंच रिलेटिवली आसान है मान के चलो। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेनिश सीख ली, जो भी। तो जब होगा तब होगा, अभी आप र्यूमर पे मत जाओ कि नहीं मर्जर होगा, एसएसबी ये। एक और जो ये होता है कि सर कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना जाएगा। अब जो एग्जाम अभी नहीं हुआ है उसके बारे में कोई कैसे कह सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। हो सकता है कि यूपीएससी पेपर इतना टफ पूछे कि कट ऑफ बहुत कम चला जाए, या इतना आसान पूछे कि कट ऑफ ऊपर जा सकता है। सीट्स बहुत ज्यादा आ जाए तो कट ऑफ कम जा सकता है, सीट्स बहुत कम आएगा तो कट ऑफ कम जा सकता है। तो इट्स ओके, लीव इट साइड। एक बार आप जब एग्जाम दे दो उसके बाद उस पर मंथन करना शुरू करो कि हम इस लेवल में हैं, क्या करें। इनफैक्ट आपकी एग्जाम के बाद भी जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता
आप कंटिन्यूअस वर्क करते रहो। हाँ, अब एक स्टैंडर्ड जो होता है कि बेंचमार्क, ऐसा नहीं है कि हम अंधे में करते रहेंगे। तो आप जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, तो अब तक फॉर एग्जांपल जनरल का कट ऑफ 325 हाईएस्ट गया है, जो कि 2020 का है। अभी तक हमारे पास 2020 का है। 300 ये 18 सपोज आपका शायद, हाँ 318 आपका 2019 का कट ऑफ ये। तो ये आपका अब तक जो 325 है, तो आप इससे अब कुछ ऊपर टारगेट रखोगे, तो सपोज 335 के आसपास का टारगेट रखोगे। अब मान के चलो कि 207 आपका सपोज रिटेन में कट ऑफ गया, तो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि जितना कट ऑफ जाता है रिटेन में, पेपर 1 पेपर 2 में, आप उससे 30 प्लस मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा। 40 सपोज आप उससे कर लेते हो, तो 40 करते हो तो आपका कंफर्टेबल में आ जाते हो। तो ये ध्यान रखना, तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है। अब जस्ट इमेजिन करो कि 250 सपोज हम टारगेट रखते हैं ये का, जो 250 240 रिटेन में, तो इसका मतलब है कि 150 के आसपास आपको पेपर 1 में टारगेट रखना पड़ेगा, और 100 या 90 प्लस जो आपको पेपर 2 में ये टारगेट। अब किसी का ये वाला पार्ट अच्छा है तो 160 भी कर सकता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा खराब है तो ठीक है, चलो 80 पर भी काम चल गया। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि आप ड्रास्टिक में नहीं जाओगे। कुछ कैंडिडेट, मैंने बोला ना कि सर मेरा पेपर 2 ये खराब है, तो क्या मैं 190 200 210 कर सकता हूं पेपर 2 में? बिलीव मी डियर, 250 भी कर सकते हो, लेकिन किसी का एक्चुअल में आता नहीं है ना। आप देखो जस्ट, जो हमने आप बताया हुआ है कि जो स्कोर का हमने आपको एनालिसिस किया, तो देखो एक्चुअल में जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स नहीं आते हैं। आप देखोगे कि टॉपर जो हैं, हाईएस्ट स्कोर आपके पेपर 1 में 161 पॉइंट, ठीक है, तो 161.34 आपका पेपर 1 में हाईएस्ट स्कोर गया। इनफैक्ट फॉर्चुनेटली वो फर्स्ट रैंक का। ओनली 17 कैंडिडेट हैं जिनके 150 और 170 तो किसी का नहीं है, 180 किसी का नहीं, 119। उसके बाद भी मैं देखता हूं कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरे 190 है, कितने और लोगों का 190 है। हो सकता है आपका होगा 190, लेकिन एक्चुअल में तो आप उसको देखो ना जो यूपीएससी पब्लिश कर चुकी है। रूमर पे क्यों जा रहे हो? अब जस्ट इमेजिन करो, कुछ लोग बोल रहे थे मेरे 145 आ गया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। और बिलीव मी, जो लोएस्ट स्कोर ऑब्वियसली है, देखो जो लोएस्ट स्कोर जो ये वाले में है, तो पिछली बात है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, सपोज एससी एसटी वाले में से है, तो उनमें एक तरह से लोएस्ट स्कोर पेपर 1 में 99.34, सेकेंड लोएस्ट स्कोर 102, फिर 102, 103.45। अब जस्ट इमेजिन करो 41 ही ऐसे कैंडिडेट थे 2020 में जिनका 140 से एबव आया। 86 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 130 या एबव पेपर 1 में आया। पेपर 2 की जब हम बात करें तो नो डाउट 2020 में स्कोर ज्यादा आया, जो स्टैंडर्ड था उसके अनुसार ज्यादा आया। 39 कैंडिडेट ऐसे थे जो 110 प्लस स्कोर किए, 110 या 110 से एबव। 108 ऐसे कैंडिडेट थे 100 या एबव किए, और उसमें से 146 ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं ये बात कर रहा हूं। हाँ देखो, ये भी हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट 150 पेपर 1 में लाए, लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका या तो पेपर 2 में खराब था, या किसी का अभी जो है वो पेपर 2 में खराब था और किसी का इंटरव्यू में खराब था। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसा कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था आपको कि जैसे मेरे स्टूडेंट एक है, तो कुछ कैंडिडेट जैसे हैं, तो एक 324 लाए हुए हैं, वो ऑलरेडी 21 का रिटन क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, तो इनका 324 है। तो 99.99% चांस है कि उनका 2020 में ही जब रिजर्व लिस्ट आएगा तो इनका क्लियर हो जाएगा। किसी का 323 है, किसी का 322 है सपोज, और 300 ये 10 मार्क्स से बहुत ज्यादा कैंडिडेट 10 मार्क्स के आसपास में मिस किए हैं। तो आप अननेसेसरी चीजों पे मत जाओ और रियलिस्टिक टारगेट रखो, 190 210 ये सब पे मत जाओ, ठीक है ना। तो कट ऑफ को बहुत अधिक ज्यादा ये नहीं करो। अब वो जो लोग बोलते हैं कि 190 आएंगे, डोंट टेक केयर अबाउट दोज पीपल। कुछ ला सकते हैं, मैं किसी को गलत नहीं साबित करता हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं ना कि मैं जो तो प्रीवियस ईयर जो एक्चुअल में यूपीएससी मार्क्स रिलीज कर चुकी है उसको मैं देखूंगा ना। कि कहने के लिए कोई थ्योरेटिकली, मैं वही कहा ना कि थ्योरेटिकली आप 250 में से 250 लाओगे,
लेकिन 250 मैंने नहीं देखा ना किसी का, 200 प्लस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा पेपर वन में, तो मैं कैसे, ये हो सकता है लाएंगे, लेकिन जब लाएंगे तब लाएंगे, अभी आप अपने को क्यों उसके लिए टॉर्चर अपना करते हो। फिर उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, टू मच कंसर्न होते हैं बहुत सारे ये लोग। जनरली आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख, गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर, बिलीव मी, जो लोग ये चीज बोलते हैं आपको कि सैलरी 1 लाख मिलेगी इस वजह से ज्वाइन कीजिए, तो मैं ये कहता हूं कि मैं उन लोगों के साथ फिलहाल रह रहा हूं जो 1 लाख से अधिक इनकम टैक्स पे करते हैं हर महीने। तो मैं समझता हूं कि इट्स बेटर है कि आप उस जॉब को करो ना जिसमें आपको ज्यादा, उससे अच्छा सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि जितना उसको सैलरी मिल रही है और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहे हो सिर्फ सैलरी के लिए, तो इट्स बेटर है आप इधर प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। हो सकता है आप 5 साल में 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम टैक्स पे करने लगो, मेहनत यदि अच्छा करोगे तो। लेकिन जस्ट पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ अब ये है कि ड्राइवर मिला, बॉडीगार्ड मिला, ये चीजें वो आपका स्टेटस सिंबल नहीं है। वो हर जगह ऐसा नहीं है, वो उसको वो मिसयूज करने के लिए नहीं मिलता, वो यूज करने के लिए मिलता है। अब ऐसा नहीं है ना कि आप घर गए, आप एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं हो या जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी नहीं हो, बहुत सारी चीजें आपका ये जो दिया जाता है वो आपके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। अब आप जस्ट एग्जांपल, आप जॉब में हो, आप वहां हो, तो यदि आप कहीं जाते हो तो आपको जिप्सी दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, ड्राइवर दिया जाता है, बॉडीगार्ड दिया जाता है, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए, नेचर ऑफ जॉब। और पैसे जो 1 लाख मिल रहा है, ग्रॉस सैलरी 1 लाख 10 हजार, 10,000, और किसी का आगे चलोगे तो 2.5 लाख भी हो जाएगा ये। तो बिलीव मी, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में है आपसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, बट एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो यदि है उसके कारण जाओ। ये चीज के कारण मैं किसी को भी ये बोलता हूँ, कुछ चीजें लगेगा बुरा उस चीज का, लेकिन बिलीव मी, ये चीज के लिए यदि जाते हो कि सैलरी और ये, तो फिर ना वो ज्यादा दुख होता। हाँ, हमें पैशन है कि यस हमें यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए, जस्ट लॉट ऑफ टाइम कुछ चीजें जो हैं वो कोई पैसे दे करके नहीं खरीद सकता है। जैसे जब आप कहीं वर्दी पहनते हो और जब चलते हो, लोग आपको सैल्यूट मारते हैं, तो वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो उस पैसे और ये के पीछे मत भागो। मैं हमेशा, मैंने बोला ना कि मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके कुछ के साथ मैं रह रहा हूँ, तो वो 1 लाख प्लस इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ उनको कि कुछ चीजें हैं डियर कि तुम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस इन्वायरमेंट में रहा कभी जॉब में, तो कुछ चीजें वहाँ जो लाइफ स्टेटस और वो जो रुतबा, जो रिस्पेक्ट, जो रॉयल्टी मिली, वो ये लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाओ। अब जस्ट इमेजिन करो, प्राइवेट कंपनी में यदि जॉब करते हैं, तो कोई हो सकता है आप जिप्सी चल चल रहे हो तो वो मर्सिडीज खरीद सकता है, फॉर्च्यूनर खरीद सकता है, परेडो खरीद सकता है, फेरारी खरीद सकता है। लेकिन आपकी गाड़ी का जो वो होता है, जस्ट इमेजिन करो कि डीआईजी एंड एवोब की गाड़ी को फ्लैग कार कहते हैं, तो जब डीआईजी बन जाते हैं तो फ्लैग कार में आप लगा सकते हो, स्टार कार में लगा सकते हो। वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। दैट ऑल इज ब्यूटी। लेकिन उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाओ। होता क्या है बहुत बार कि हम टू मच उसके कंसर्न में रह जाते हैं और अंततः हमारे पास रिजल्ट नहीं होता है। कुछ ये कैंडिडेट होते हैं कि सर टीए डीए क्या ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाएगी, सैलरी सर क्या जाते के साथ मिलने लगेगी। डियर, पहले सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद उन चीजों को सोचना। लॉट ऑफ थिंग्स है कि सर जंगल में ही रहना पड़ेगा या मैं चाहूँ तो पोस्टिंग करवा सकता हूँ। डियर, आप शहर में आप अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हो। हाँ, अब बहुत सारे आपको होम मिनिस्टर से ही, भारत सरकार के या होम सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर से ही अप्रोच है, तो आप कहीं भी करवा सकते हो। लेकिन आपको सर्व करने के लिए जा रहे हो, आपको हार्ड पोस्टिंग झेलनी पड़ेगी। तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, यू कैन डेफिनेटली डू। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम नंबर पे। देखो, कुछ चीजें मैं हार्श वे में समटाइम बोलता हूँ, आई फील कि दैट इज नॉट गुड समटाइम, लेकिन रियलिटी लाइफ की यही है। यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू स्ट्रगल। एवरीवन आज जो देख रहे हो ना, किसी का फॉर एग्जांपल देख रहे हो कि अच्छा वो आईएएस बन गए, वो आईपीएस बन गए, या असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, यार उसका 5th रैंक आ गया, 4th रैंक आया। और कुछ ये बोलेंगे 5th रैंक वाले भी कि मैंने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन नहीं, उन्होंने, उनको
अपना देना पड़ा, एफर्ट लगाना पड़ा। ऑल ओवर इंडिया में यदि कोई 5th रैंक आ रहे हैं, तो आपसे नहीं, मज़ाक में नहीं आ गए हैं। उन्होंने अपना एफर्ट लगाया है और अ लॉट ऑफ टाइम मैं कहता हूँ ना कि र्यूमर के पीछे मत भागो, चीज़ों को करो। आप अपना दो, कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, 5 मंथ्स आप यदि डिवोट होते हो, तो ज़रूर ये होगा। ओके, थैंक यू।